चलो नालायक बच्चे शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 एनसीईआरटी। देखो ये तो आपको पता है मेरे बताने से बहुत पहले भी कि एनसीईआरटी एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब वो कंटेंट जो आप अपने एग्जाम में लिखने वाले हो, उस वाले कंटेंट की बात कर रहा था। ठीक है, आप पता नहीं कौन सा कंटेंट क्रिएशन समझ रहे थे। चलो खैर आओ देखते हैं सर। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। नोट्स जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस नोट्स में आपको मेरे साथ पूरा पढ़ना है, लेकिन जब बाद में रिवीजन करना है तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना ग्रीन में, सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक, चलो सर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पॉस डीसी, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है पॉस्ट डीसी का, किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन का, टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इन्वॉल्व वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। अब देखो ये याद करना कितना आसान है, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा प्रोसेस ऑफ पॉस्ट डीसी टू अचीव कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एग्जाम से पहले या रिवीजन करते समय बस इतना सा पढ़ना। इतना सा पढ़ने से फायदा क्या होगा सर, ये वाला आंसर मुझे बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेम 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो आपने 6 याद किए होंगे, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से ही 5 याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पूछा है। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, और दूसरा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब गोल ओरिएंटेड हेडिंग लिखने से तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स कम मिलेगा जब आप लिखोगे इट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑल परवेसिव का मतलब इट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, नॉन प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट हो। फिर से वही बात कि आपको ये सब चीजें याद कैसे करनी है सर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने हेडिंग्स के अंदर के कंटेंट को भी हाईलाइट किया है ग्रीन से, जो आपको पढ़ना है। थर्ड, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर एक चीज है जो मैनेजमेंट के सबको बांध के रखता है, वो क्या है सर, कोऑर्डिनेशन। लेकिन आपको लिखना पूरा होगा, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स हार्मोनियस वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो लोग लड़ मर के भी काम करते हैं, लेकिन अपने को हार्मनी के साथ काम करना है, तो इसका मतलब वहां पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। सर 2-3 बातें हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 पूछी, तो पहला बता देना, आपका सेल वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, आपका नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, या फिर आपका कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। ठीक, चलो सर नेक्स्ट। अभी ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्या है, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड अ न्यू ब्रॉड गॉज सोलर पावर ट्रेन। ओके सर, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ हल्का सा कि इन्होंने लॉन्च किया है नया एक सोलर पावर ट्रेन। ठीक, आगे, विच इज अ पाथ ब्रेकिंग लीप टुवर्ड ग्रीनर ट्रेन। द सोलर डेमो नाम होगा, विथ 6 ट्रेलर कोचेस सेव्स 21,000 लीटर ऑफ डीजल एंड 12 लाख रुपीस पर ईयर। कमाल है, तुम्हारे एक छोटे इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर अचीवमेंट की वजह से आपने इतना तेल बचा लिया, डीजल, और इतना पैसा बचा लिया। वो कहते हैं कि सर आप ना ऑब्जेक्टिव बता दें मैनेजमेंट का, जो इस अचीव करने से आपने अचीव किया, आई मीन इस इन्वेस्टमेंट से या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपने अचीव किया है। तो सर मैंने यहाँ पे लिखा पहला, सर आपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया। इकोनॉमिक क्या ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ सर, अब आपकी कॉस्ट सेविंग होने लगी। कितना, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि सर हम लोग ना 12 लाख रुपए पर ईयर सेव करने लगे। दूसरा सर सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव, अब आप ग्रीनर हो गए ना सर, डीजल यूज नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय रिड्यूसिंग डीजल कंजप्शन एंड पॉल्यूशन, क्योंकि डीजल से पॉल्यूशन होता है। अब आप वो नहीं होगा तो इससे भी आपका एनवायरनमेंट बचता है। तो देखो एनसीईआरटी के पहले वाले चैप्टर के जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर थे हमने वो कर लिया। अब वेरी शॉर्ट आंसर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो एग्जाम में आ सकता है, आप उसको याद कर लेना। ठीक, अच्छा
अब उसको याद करने का ये भी बेनिफिट है, कई बार ना बहुत बड़े क्वेश्चन में भी छोटी सी लाइन लग के आती है कि ये और उसके बाद कुछ और, जैसे कि क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ, इस तरीके से, तो उसमें मैनेजमेंट जो आया आपको उसको वेरी शॉर्ट से मिल गया। अच्छा अब देखो शॉर्ट आंसर में, रितु इज अ मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन, ठीक है सर अच्छी बात है, ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस, बहुत बड़ी कंपनी में रितु नॉर्थर्न डिवीजन की मैनेजर है। तो आप मुझे बताएं एट व्हाट लेवल डज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 नंबर का मार्क क्वेश्चन आ गया कि बस ये बताना है कि अगर वो डिविजनल मैनेजर है तो किस लेवल की मैनेजमेंट होगी। अच्छा और अगर आपने वो पहचान लिया तो उसके काम भी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब अगर मेरा पहला क्वेश्चन सही होगा तभी नीचे वाला सही होगा, तो मैंने पहचान लिया सर वो मिडिल लेवल पे। कैसे पता चला सर, अगर कोई सर डिविजनल मैनेजर होता है तो मिडिल लेवल पे ही तो काम कर रहा होता है। आओ आगे देखते हैं। सर्विंग एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन टॉप एंड द ऑपरेशनल स्टाफ, अब जिस बच्चे ने ये पहचान लिया कि मिडल है उसके बाद वो अंदर का कंटेंट भी लिख लेगा। आपको मेरे नोट्स से सब कुछ गो थ्रू करके जाना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है कि आपको आता है, ठीक। नेक्स्ट, अब उन्होंने पूछा था कि सर बेसिक फंक्शंस बताएं, तो मैं बेसिक फंक्शन बताता हूँ एक एक करके। पहला पॉलिसी इंटरप्रिटेशन। अब पॉलिसी इंटरप्रिटेशन का मतलब देखो ये ना मिडल पे है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम टॉप मैनेजमेंट का है, लेकिन मिडल वाला क्या कहता है, उस बने हुए पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है और एस्टिमेट करता है कि इस काम को कितने दिन में करना होगा, कितने लोग लगेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक। आओ आगे देखते हैं सर। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट इनटू एक्शनेबल स्ट्रेटजीज फॉर हर डिसीजन। अब वो खुद डिसीजन लेगी मुझे क्या क्या करना है। सर दूसरा बेसिक काम क्या है उसका, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आपने पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर लिया है तो अब आपका काम है कि डिपार्टमेंट लेवल पे अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो स्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज विद इन हर डिवीजन टू एफिशिएंटली एग्जीक्यूट दीज स्ट्रैटेजीज। अब जो स्ट्रैटेजीज बनी थी उसको परफॉर्म करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस कैपेसिटी के, किस कैपेबिलिटी के रिसोर्सेज चाहिए, आप वो सब करोगे। अगला टास्क डेलीगेशन। देखो सारे मैनेजर सारा काम करने लगेंगे तो फिर काम नहीं होएगा, तो इसीलिए असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉइज अंडर हर सुपरविजन। इसी को तो डेलीगेशन बोलते हैं ना, कि मैं अपने सुपरविजन में अपना काम तुमको दूं ताकि मैं उस दिन उससे बड़े काम कर पाऊं। अगला स्टाफिंग। स्टाफिंग बड़ा सिंपल है ना सर, आपको उसमें स्टेप्स भी याद होंगे, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को टू फिल वेरियस रोल्स विद इन द नॉर्दर्न डिवीजन। अब क्योंकि वो नॉर्दर्न डिवीजन के लिए इसलिए मैं नॉर्दर्न डिवीजन वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। अच्छा मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कराना और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। तो पहले मोटिवेशन में देखते हैं क्या लिखना है। इंस्पायरिंग एंड इंकरेजिंग हर टीम टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट एंड मीट द डिवीजन्स ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन जो बाइंड करता है ना सर। collaborating with other department and functional head to ensure smooth and transparent operation. Performance evaluation का मतलब क्या, monitoring the performance of her department and its employee. Done. आपको वर्ड सुनना है, मुझे सुनना है, आंख बंद करके भी सुन सकते हो लेकिन सुनना है, एग्जाम पे बहुत हेल्प करेगा बेटा। अगला स्टेट द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब देखो आपको पता है कि मैनेजमेंट 3 तरीके का होता है, रिकॉल कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है, प्रोफेशन, आर्ट और साइंस। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है प्रोफेशन। आज अगर इस आंसर को मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ याद करा दूंगा। जैसे कि हमें पता है कि प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, आपने हेडिंग याद करी होगी, लेकिन आज अंदर का कंटेंट भी याद करते हैं। ऑल प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मतलब होता है सर इसका मतलब होता है that can be acquired through instructions। सर इसका मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब हो गया एक ऐसी नॉलेज जो मैंने किसी के अंडर इंस्ट्रक्शंस लेके सीखी है। टन समझा गया, किसी के अंडर काम करके इंस्ट्रक्शंस लेके उसको सीखी है, तो उसको बोला गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी क्या बोला मैंने ऊपर, किसी की इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद उस काम को मैंने सीखा है, और अगर वो सर्टिफाई कर देगा मुझे कि यस तुमने ये काम सीख लिया, तो मुझे वो उस चीज के लिए डिग्री भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल एसोसिएशन है। देखो देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया, जैसे कि AIMA। अगर ये वाला वर्ड लिख दोगे तो मजा आ जाएगा एग्जाम में। AIMA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, that has led to the code of conduct to regulate the activities of their member। तो जब ये आपको डिग्री देती है ना बेटा, तो डिग्री देने के साथ साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कोड भी दे देती है कि आप ऐसा ही बिहेव करोगे, इस तरीके से ही बात करोगे। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट मतलब मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी नहीं है, बट जनरली देखा गया जो मैनेजर्स होते हैं ना वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं।
अगला सर्विस मोटिव, अब यहाँ पे क्या बोला देखो, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस थर्स सर्विंग द सोसाइटी। मेरा मेन काम, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरा काम कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, बेचना भी नहीं है, वर्ड बेचना भी नहीं लिखना, सर्विस को प्रोवाइड कराना है। लेकिन क्योंकि मुझे अपना भी घर चलाना है इसीलिए मैं एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करूँगा। ठीक, चलो सर, आपको यहाँ पे प्रोफेशन याद होता है, आज के बाद इसको भूलना नहीं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आया, Why is management considered to be the multi-dimensional concept? अब ये आपके नोट्स में भी है, नहीं हर जगह ही है, लेकिन आप इसको पता नहीं किस तरीके से याद करते हो, लेकिन आज याद कर लोगे। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज को कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये 3 डायमेंशंस हो गए। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते ना, तो हमें लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज मल्टी फेसेटेड concept because it is a complex activity that has 3 main dimension, और वो 3 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब देखो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या लिखना है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सम वर्क, जैसे कि प्रोडक्शन करना, सेलिंग करना। अ वर्क इज डिफाइंड एज अ गोल टू बी अचीव, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है तो काम ही उसका ऑब्जेक्टिव है ना। जैसे मान लिया हम पी आनंद एकेडमी में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, बहुत अच्छे नंबर उनको दिलवाना, तो इसका मतलब यही तो मेरा काम है। तो बोला कि सर जो आपका काम है वही आपका गोल भी है। अगला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, द मेन एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन रिसोर्स। अब क्योंकि अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो देखो सर कंपनी में ना बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो गोल ऑर्गेनाइजेशन का, उन इंडिविजुअल्स का थोड़ी है। लेकिन मुझे उनका माइंडसेट इस तरीके से रेडी करना है, उनको इस तरीके से ट्रीट करना है कि वो भी उस गोल को अचीव करने में मेरे साथ लग जाए। तो इसका मतलब ह्यूमन को मुझे, ह्यूमन रिसोर्स को मुझे मेंटेन करना, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। दिस रिसोर्स हैज टू बी मैनेज्ड इन सच अ मैनर दैट इट हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसको इतने अच्छे से मैनेज करना है कि ये आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे आपके। अगला मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इधर प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट या प्रोवाइड अ सर्विस, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गुड्स देने वाली या सर्विस देने वाली। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच मीन यूजिंग ऑपरेशन टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट। अब जो यहाँ पे आया ना सर, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है किससे इंटरलिंक्ड है, दोनों से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी और मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट से भी। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने वर्क को मैनेज किया, उसके बाद रिसोर्स को मैनेज किया, फिर दोनों को अगर अच्छे से मैनेज करोगे तभी आपका ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस का काम है वो अच्छे से होगा। चलो सर आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, कंपनी एक्स इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, ओके, इट मैन्युफैक्चर व्हाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। सही है सर, ये भी बात समझ में आ गई। द कंपनी मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर्स आर डिक्लाइनिंग। ये क्या बात है, कहते हैं कि कंपनी को आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि कंपनी वाइट गुड्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे वॉशिंग मशीन होगी, माइक्रोवेव्स हो गए, एयर कंडीशनर वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन कंपनी पे बहुत प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और उनका जो मार्केट का शेयर था वो भी कम हो रहा है। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि आप पूरे मार्केट में अगर 100 एसी बिकते हैं तो 20 एसी आप बेचते हो, इसका मतलब 100 का 20 में से आप बेचा तो इसका मतलब 20% आपका हो गया। अब वो 20% गिर रहा है, या तो कोई नया प्लेयर बेच रहा है या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ज्यादा बेच रहे हैं, आप कम क्यों बेच रहे हो, फिर देखते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग, ओके ओके ओके, जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कहता है कि सर हमने तो सही कैलकुलेट करके बनाए थे, लेकिन मार्केटिंग वाले ने ठीक से बेचने के लिए इसको मार्केटिंग नहीं किया, मतलब एडवर्टीजमेंट तुमने ठीक से नहीं करी। अब आगे देखें, फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट एंड मार्केटिंग ब्लेम्स प्रोडक्शन, ओके ओके ओके, मार्केटिंग वाला बोला नहीं नहीं सर प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाले को मैंने बोला था कि कॉस्ट कम करना, या जो भी कुछ बोला होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट गुड क्वालिटी मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ। अरे भाई साहब, अब आ गया सर फाइनेंस डिपार्टमेंट,
वो कहता है तुम्हारी भी गलती, तुम्हारी भी गलती। अब ये क्या हो रहा है सर? एंड मार्केटिंग फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। उन्होंने बोला कि सर ना तो प्रोडक्शन वाला ठीक क्वालिटी के गुड्स बना रहा, ना मार्केटिंग वाला ठीक से उसको कस्टमर को बेच पा रहा है। स्टेट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कंपनी इज लैकिंग। तो कहते हैं सर वो सारी बात छोड़ो, आप बस मुझे बता दो मैनेजमेंट की वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इस कंपनी में नहीं दिख रही है। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? दोबारा से आ गया, व्हाट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट डू यू थिंक की कंपनी में कम है। एक्सप्लेन ब्रीफली, अच्छा थोड़ा सा समझाना, मतलब मुझे वो वर्ड भी बताना है, वो रीजन भी बताना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है कि सर वो कंपनी में जो लैक कर रहा है आप मुझे वो बताएं उसका नाम, उसके बाद उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करें और आप मुझे वो स्टेप्स भी बताएं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। तो अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको 3 चीज़ों का आंसर देना। सबसे पहले क्या चीज़ लैकिंग है? तो सर उसका आंसर आ गया कोऑर्डिनेशन। अब उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन को आप एक्सप्लेन भी करना, तो आप एक्सप्लेन करते हैं। All the department are not coordinating with each other and that is why they end up blaming each other for poor performance. To bring coordination, management should take the following step. अब बेटा ये देखो NCERT का सॉल्यूशन है। NCERT के सॉल्यूशन ने ना कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक, चलो सर, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे करना क्या। आपके पास अगर ये वाला नोट्स है तो नोट्स में उठा के लिख लो प्लस एक्सप्लेनेशन, और अगर नहीं है तो आप इस नोट्स को मुझसे मांग सकते हो। मांगने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा आगे। अब देखिए सर वो क्या क्या चीज़ें कम है उसको ठीक कर लेते हैं। आफ्टर द गुड्स आर एस्टेब्लिश्ड, गोल्स आर एस्टेब्लिश्ड, it should be communicated to all department well in advance to understand its important and their specific role. अच्छा, अब इतनी बड़ी लाइन में आप पता नहीं याद रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। क्या है सर हाईलाइटेड? कम्युनिकेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट। अब आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, आप डिपार्टमेंट के हर एक आदमी को वो कम्युनिकेट करके रखो। इस पूरी लाइन में एक लाइन आपको याद करनी है। दूसरा, मैनेजर इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अब जब आपने सबको सबके गोल्स बता दिए, सबको सबके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब मार्केटिंग वाला अगर बेचने जा रहा है तो क्या उसने प्रोडक्शन वाले से बात करी थी कि सर तुम कस्टमर को जाके क्या बोल रहे हो और हमने क्या बना के रखा हुआ है, ये अलग नहीं होना चाहिए। मान लो ना आपने बोला कि सर हमारी वॉशिंग मशीन 3 मिनट में कपड़े धो देती है, पता चला हमारी वॉशिंग मशीन तो 2 मिनट में कपड़े धो रही है। भले हम ज़्यादा अच्छे से धो रहे हैं, लेकिन सर इन्फॉर्मेशन में तो हम डिसबैलेंस कर गए ना। डन। अगला, whenever there is a difference of interest, the manager should try and strike a balance so that they all work in the same direction. लेकिन देखो आपको पता है ना, किसी किचन में भी अगर 2 बर्तन रहेंगे तो कभी ना कभी आपस में टकराएंगे और आवाज आएगी। तो सर ये तो ह्यूमन रिसोर्स है, तो अगर 2 डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल है कि कभी कभी बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको बीच में पढ़ के मैनेजर्स के इस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट को अलाइन करना है और उनको बोलना है कि भैया सेम डायरेक्शन में काम करना। आपस में लड़के क्या फायदा? अगर वॉशिंग मशीन बिकेगी तभी तो सबको पैसा मिलेगा। लास्ट, मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट खत्म किया जा सकता है अगर आप अपने मैनेजमेंट के जितने भी लेवल के लोग हैं उन सबका आपस में रेगुलरली इंटरवल पे मीटिंग्स कंडक्ट कराते रहो। ठीक, बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी सर। अच्छा, अब आप मुझे ऊपर बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे ना बोल दिया कि एक्सप्लेनेशन ऐड करना, हम कहाँ से ऐड करें? भाई मैंने आपका पूरा ख्याल रखा है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यही ऊपर उठा के लिख देना। डू यू एग्री? रीजन के साथ बताओ। आपको पता है ये क्वेश्चन अभी शॉर्ट में है, लेकिन पहले कभी ये लॉन्ग में होता था, तो मैंने इसका आंसर लॉन्ग वाला ही लिखा हुआ है। ठीक, चलो सर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन प्ले अ वाइटल रोल एज इट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा एसेंस है, क्योंकि यही सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है। इट इज द कॉमन थ्रेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज such as purchase, production, sale, etc. that runs through. Some of the basic feature as follows. आओ उन बेसिक फीचर्स को अब देख लेते हैं। जैसे कि पहला, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। बेटा इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना कि वन करना? सर सबको मिला के एक करना, सबको ये एहसास दिलाना कि किसी का काम अलग नहीं है। सर ना तो प्रोडक्शन वाला अलग है, ना मार्केटिंग वाला अलग है, ना फाइनेंस वाला अलग है, सब सेम काम करें। सबका मोटिव एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हमें बड़ा बनाना है। ठीक, तो इसीलिए हमें सबके एफर्ट को इंटीग्रेट करके एक काम बनाना है। आंसर, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिटी टू ऑल,
It give a common focus to group effort. Next, ensure unity of action. देखो, it act as a binding force. Okay, unity of action का मतलब it act as a binding force between department and ensure that all action is aimed at achieving the goal of the organization. अब ensure unity of action, चाहे तुम कोई सा भी काम करो लेकिन उस काम का रिजल्ट एक ही निकलना चाहिए, क्या? ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये बाइंडिंग फोर्स है, सबको ये कहता है कि जो तुम काम कर रहे हो इससे तुम्हारा इंडिविजुअली नहीं सबका फायदा होने वाला है। तो अगर तुम कुछ गलत करोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं सबका ही होगा। अगला, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे, परसों कर लिया उसके बाद नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन एक डेली का प्रोसेस है, आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है। देखो, कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। तो पॉस डीसी का जो सी है वहां तक जाता है सर। अगला, इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। हाँ जी सर, है ना, चाहे किसी भी लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अरे आप ऐसे सुनो, आप ऐसे सुनो, कोऑर्डिनेशन को मैं आपको बहुत छोटे वर्ड से समझाता हूँ। आपने साइकिल देखा है? साइकिल, अरे देखा होगा भाई, ऐसे मत बोलो साइकिल, अरे चल जाना भाई। साइकिल जो भी होगा मैसेज जैसे बना दिया। जो साइकिल चलाने वाला होता है ना, जब अगर आपने पहली बार साइकिल देखा होगा तो जब हम साइकिल सीखते हैं हम साइकिल में नीचे पैडल को देखा जाता है। साइकिल में हम साइकिल चलाते हैं नीचे पैडल को देख रहे हो तो साइकिल नहीं चलती है, साइकिल कभी नहीं चलेगी, हम बार बार गिर जाएंगे। साइकिल क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ों को साथ में कोऑर्डिनेट कराता है। पैर से कहता है कि आपको पैडल मारना है, हाथों को कहता है कि आपको ना हैंडल को जमाना है, और आंखों को कहता है कि आपको सामने देखना है, कानों को कहता है कि पीछे से बेल भी सुननी है अगर कोई आ रहा होगा तो। डरना भी समझा क्या? तो तीन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से साइकिल चलती है। एक चीज़ में भी खराब हो, आप पैडल मारना बंद कर दो, देखो साइकिल नहीं चलेगी। आप हैंडल छोड़ दो, देखो साइकिल गिर जाएगी। आप सामने देखना बंद कर दो, साइकिल चलेगी। आप छोड़ो, आप पीछे की बेल, पीछे वाले बेल को सुनना बंद कर दो, उड़ा के चला जाएगा आपको। तो इसका मतलब ठीक वैसे मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेशन का काम है। डन, आगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब आप कोई मैनेजर ये बोले मेरी गलती थोड़ी है, अरे भाई सबकी गलती है, या फिर किसी की गलती नहीं है। या तो वक्त खराब था इसलिए ऑर्गेनाइजेशन डूब गई, या तो हमारे डिपार्टमेंट में से कोई खराब था इसीलिए सब डूब गया। देखो, ऑल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट समथिंग और द अदर। A manager or production department need to coordinate the work within his department and also with other department at the same time. अब मैं बोलूँ मैं प्रोडक्शन का आदमी, मुझे कोई लेना देना नहीं है मार्केटिंग से, फाइनेंस से, भाई तुम बेवकूफ हो। एक बार फाइनेंस वाले से फोन करके पूछ तो लो कि भाई मैं ये जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ या प्रोडक्शन करने वाला हूँ, क्या इसके लिए इतना अवेलेबल फंड है? या एक बार ना सेल वाले से पूछ लो, भाई मैं ये बना बिक जाएगा क्या? तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में देख के बात करनी, नहीं सर। अगला, अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन एक्सप्लेन करो, तो ये करना है वहाँ पे। जैसे कि अच्छा, डेलिब्रेट का मतलब समझते हो? जैसे आज तुम ना जब मुझे देख रहे हो अपनी मर्जी से देख रहे हो, क्योंकि तुमको किसी ने बोला थोड़ी है, तुम अपनी मर्जी से देख रहे हो, मतलब दिस इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। देखो, वॉट एवर द मैनेजर आर डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर डूइंग इट नोइंगली। कोई बोले ना गलती से हो गया, झूठ बोल रहा है, गलती बच्चे करते हैं, तुम थोड़ी ना करोगे सर। यार तुम बहुत बड़े हो यार, 12th क्लास में हो, तुम गलती करोगे क्या? अब मान लो तुम फेल हुए, बोले यार गलती से फेल हो गया, नहीं गलती से नहीं फेल हो सकते, तुम अपनी इच्छा से फेल हो गए बेटा। देखो, कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर, thus coordination is also done deliberately. Whatever the management do, they do it deliberately to achieve the predetermined goals and objectives. Thus we can say coordination is the essence of management after analyzing these points. डन सर, बोले समझ में आया? डन। अगर इतना कुछ हो गया तो जहाँ तक मुझे फीलिंग आती है कि आपके एग्जाम में ना इस बार इफेक्टिव एफिशिएंसी वाला केस स्टडी बन के आएगा एग्जाम में। क्या बोला मैंने? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला केस स्टडी एग्जाम में बन के आएगा। और बहुत बच्चे ना इसी बात पे अभी तक कंफ्यूज होंगे कि इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है। आज सारी डाउट को दूर करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, आशिता और लक्षिता एम्प्लॉई है वर्किंग इन अ डार्जिलिंग इंटरप्राइजेस डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। अब कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है कुछ कपड़ा वपड़ों के साथ पहनने की। द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर फॉर 1000 ब्रेसलेट दैट वर टू बी डिलीवर्ड विद इन 4 days। अभी मुझे पता चल गया एम्प्लॉई, दो एम्प्लॉई अक्षिता और लक्षिता, और उस कंपनी के पास एक टारगेट आया है कि 1000 ब्रेसलेट चाहिए उनको 4 दिनों में। डन है सर, दोनों लोग बांट ले तो 500 और 4 दिन में करके दे दे। अच्छा देखें क्या, दे वर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट। डन है सर, यहाँ तक आ गया तो उन्होंने सही किया। लेकिन अब के ना उन्होंने साथ कॉस्ट भी एसोसिएट कर दी। क्यों?
क्योंकि आप कोई एनपीओ तो हो नहीं, आप तो कंपनी हो ना, कंपनी को मुनाफा भी कमाना है। तो उनको बोला कि आपको ना 100 रुपए की कॉस्ट पे बनाना है। मतलब उनको मिले 4 days 100 ब्रेसलेट और पैसा खर्च करना है, नहीं सॉरी 500 ब्रेसलेट और पैसा खर्च करना है 50,000 रुपीज़। ये इतना पैसा मिला। तीन चीज़ें हो गई, 4 दिन 500 ब्रेसलेट और 500 मल्टीप्लाई 100 हो गया 50,000। डन। आगे देखते हैं सर हुआ क्या। आशिता was able to produce the required number within the stipulated time। क्या बात है, बंदी इंटेलिजेंट है इसका मतलब। अक्षिता के लिए तालियां बजाओ बेटा। इसने 4 दिन में 500 ब्रेसलेट बना दिए एट अ कॉस्ट ऑफ 55,000। ओहो दीदी, आपको बोला था 50,000 लगाने के लिए, लेकिन आपने लगा दिए 55,000, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब आप बस मुझे सोच के बताओ, ये ज़्यादा पैसे खर्च करना इफेक्टिवनेस होती है या एफिशिएंसी? मतलब क्या खराब है इसका, इसका क्या खराब है? इफेक्टिवनेस नहीं है या एफिशिएंसी नहीं है? आओ आंसर देखो सर पहले। आशिता इज इफेक्टिव। आशिता इफेक्टिव तो है, 4 दिन बोला था, 4 दिन में बना दिया। तो पहले आशिता के लिए क्लैपिंग की, आशिता इज इफेक्टिव। लेकिन आशिता ने 5,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, बट नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट नहीं है, मतलब देखो दिस इज बिकॉज आशिता कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। मतलब अगर आप टाइम पे टास्क कंप्लीट करते तो 1 साल में सब बच्चे 12th पास करते हैं, आपने भी अगर 1 साल में 12th पास कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इफेक्टिव। लेकिन टारगेट था 90% का या 95% का या 100% का, आप वो नहीं ला पाए, बट एट हाइयर कॉस्ट। इसका मतलब इफेक्टिवनेस इंप्लाइज कंप्लीटिंग अ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम विद अ फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। तो सर इसका मतलब आप इफेक्टिव तो हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो। तो मैंने पहले वाले आंसर में लिख दिया ये बात। अब सर अगला देखते हैं। लक्षिता was able to produce only 450। अरे दीदी एट अ कॉस्ट ऑफ 90। अच्छा देखते हैं यहाँ पे देखना। लक्षिता ने 4 दिन में, जब मैं उसके पास पहुंचा कि मैडम लाओ 500 ब्रेसलेट, तो कहती है सर सॉरी 450 ही बने। या इसने तो मेरी कमिटमेंट खराब कर दी। देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ना सारी बात कमिटमेंट की होती है। मान लेते हैं कि मैंने उनसे बात कर रही कि सर मैं आपके लिए एक ब्रेसलेट 600 रुपीज़ में बना के दे दूंगा, और मैं उस ब्रेसलेट को 500 में बना रहा हूँ, मतलब मैं 100 रुपये पैसे बचा रहा हूँ हर ब्रेसलेट पे। लेकिन मानते हैं कि एक बंदी जिसको मैंने बोला था कि 500 में 4 दिन के अंदर बना देना, 100 रुपये में बना देना, उस बंदी ने उससे ज़्यादा पैसे लगा दिए, बट उसने टाइम पे कंप्लीट कर दिया। तो मेरी सामने वाले से कमिटमेंट खराब नहीं हुई, लेकिन तुमने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, मेरी कमिटमेंट खराब हो गई। भले तुमने पैसे बचा दिए, बात समझना, भले तुमने मेरे पैसे बचा दिए, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरी तो कमिटमेंट खराब हो गई ना। वो बंदा लेगा ही नहीं। वो क्या कहेगा, सर आज शादी है मेरे घर में, मैंने सबको ब्रेसलेट बांटने थे, आपने मुझे पूरे ब्रेसलेट दिए नहीं, आप तो मेरी बेइज्जती करा रहे हो। तो अब भले मैं पैसे बचा लूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, वो पैसे लेगा ही नहीं अब। डन। तो इसका आंसर देखो क्या लिखना है। लक्षिता इज नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। क्यों, क्या है सर, वो दोनों ही नहीं है। क्योंकि दिस इज बिकॉज लक्षिता डिड नॉट कंप्लीट द टारगेट एट ऑल, even though she produced the unit at lower cost, but not achieving the target will make her inefficient and ineffective। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 दिन में नहीं बनाया तो 5वें दिन वो आपसे ब्रेसलेट लेने नहीं आएगा। डन, बोलो बात समझे क्या? लेकिन बच्चे इसके आंसर में आशिता को इफेक्टिव बोल देते हैं और लक्षिता को एफिशिएंट बोल देते हैं, जबकि लक्षिता ना तो एफिशिएंट है ना इफेक्टिव है। डन। चलो सर अगला क्वेश्चन, लॉन्ग में आते हैं सर। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन। देखो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने याद कर लिया था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, जहाँ पे मैंने 3 चीज़ें याद करी थी। अब यहाँ पे ना मैं आर्ट भी देख लेता हूँ और साइंस भी देख लेता हूँ। देखो, और इसको भी याद करने का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? डन। देखो मैंने बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि सर ये एग्जिस्टिंग थियोरटिकल नॉलेज है। हमने वहाँ पे क्या बोला था प्रोफेशन में, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये किसी से इंस्ट्रक्शंस मिलती है तब मैं सीखता हूँ। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब सर बुक्स बनी हुई हैं, उठा के पढ़ लो, आ जाएगा, किसी से डिग्री की जरूरत नहीं है। देखो ऑल आर्ट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब रिटन मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डांसिंग, टाइम आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा। सेम वे देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन द मैनेजमेंट एंड इट्स ब्रांचेस, जैसे कि फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। उठा के पढ़ लो, सीख जाओगे आप भी। तो सर इसका मतलब बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, आप इसको सीख भी सकते हो खुद भी। अगला पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि सर देखो कोई बहुत अच्छा आर्ट करता है, कोई बहुत बुरा आर्ट करता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत बुरा डांस करता है। तो सर आप इन सब चीज़ों को भी सीख सकते हो।
और बहुत अच्छा सीख सकते हो, बहुत बुरा सीख सकते हो। जैसे मैं बहुत अच्छा डांस नहीं करता, लेकिन मेरा दोस्त बहुत अच्छा डांस करता है, नचनिया टाइप है वो, ठीक है, तो उसने सीखा है, मैंने भी सीखा था, पर वो ज़्यादा अच्छा करने लगा, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू करता, तो उसने प्रैक्टिस से अपने आप को और अच्छा बना लिया। देखो, द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, टू पेंटर, टू डांसर, टू सिंगर, ऑल ऑफ देयर नॉलेज इन देयर ओन वे, सेम way two manager work acquired the same knowledge, they use it in their own different way to get the work done। हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है, मान लेते किसी स्टेप पे मैंने अपनी कमर हिलाई, लेकिन मेरे दोस्त ने कमर के साथ और भी कुछ हिला लिया, ठीक है, और वो ज़्यादा पसंद किया गया, तो इसका मतलब सर ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। उसको उस मोमेंट पे ये पता था कि क्या हिलाना है, मुझे नहीं पता था कि क्या हिलाना है, इसीलिए मेरी डांस के अंदर पर्सनल एप्लीकेशन उतनी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी, इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है, जगह जगह जाके वो नाचता है। आगे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक बात है। अब मैंने उससे पूछा बाहर निकल के, भाई एक बात बता, जिस स्टेप पे मैंने सिर्फ अपनी कमर हिलाई थी, तूने दूसरी चीज़ भी क्यों हिलाई? कहता है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है। मैंने कहा भाई मुझे तो बड़ी शर्म आती थी। कहता तुझे आती होगी, तो इसका मतलब ये सब चीज़ें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से भी सीखी जा सकती है। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, इट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस, द मोर वी प्रैक्टिस इट बेटर वी बिकम एट इट, ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा इसको सीखते चले जाएंगे। It also requires creativity, same way manager applies his acquired knowledge in the unique manner. More practice make him better manager and he also develop his own style of management. Done sir। लेकिन सर साइंस क्या होता है? सर देखो, ऐसे बोलना कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है तो ये गलत बात होगी, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट साइंस है, इंटैक्ट साइंस बोल सकते हैं। देखो, पहला सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। एक मिनट सर, आपने प्रोफेशन को बोला था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपने अभी आर्ट को बोला थियोरटिकल नॉलेज, और आप इसको बोल रहे हो साइंस को सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मतलब होता है? देखो, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर प्रोफेशंस के लिए डिग्री लेनी पड़ी, आर्ट के लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ा, लेकिन साइंस कह रहे हैं कि सर ये कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से बना हुआ है, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मैंने उस चीज़ को कई बार किया और बार बार सेम हुआ, तो सर ये क्या बन गया? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि ऐसा करने पे ऐसा होता है। जैसे कि वाटर वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड, ठीक बात है, पानी गर्म करोगे तो वेपर बन जाएगा। सेम वे मैनेजमेंट इज अ बॉडी स्टिग्मेटाइज्ड नॉलेज, ऑल मैनेजरियल प्रिंसिपल हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डन। अगला साइंस क्यों है सर? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना, सबसे पहले उसको परफॉर्म किया गया, फिर उसके रिजल्ट को नोट किया गया, फिर दोबारा परफॉर्म किया, फिर रिजल्ट को नोट किया गया, फिर 3 बार किया, ऐसे कई बार किया, और बार बार जब सेम रिजल्ट आने लगे तो मैंने बोला कि सर ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ऐसा ही होता है, अगर मैनेजमेंट किसी चीज़ की पैसे को कम करता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सही, नॉर्मल है। डन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। सेम वे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो pronounced after observation and repeated experimentation। अच्छा, लास्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हाँ, ये वैलिडिटी, ठीक बात है सर, प्रिंसिपल्स के जो मैनेजमेंट है वो साइंस की तरह काम करते हैं, अगर यहाँ चला है तो इसके बाहर भी चलेगा सर, ठीक है, कस्टमर तो सेम ही है, कंजप्शन तो सेम ही है। डन। इसीलिए एक बार इसका अंदर का कंटेंट देख लो बेटा। ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, दे गिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, they have to adjusted and applied according the need of the situation, thus management is an intact science। अब बोला कि सर देखो, जैसे मैकडी का बर्गर इंडिया में क्या नाम है, मैकालो टिक्की बिकता है, एग वाला बिकता है, चिकन वाला बिकता है, लेकिन हैम बर्गर इंडिया में नहीं बिकता। तो उन्होंने बोला कि सर एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला, इन एग्जैक्ट है, मतलब कि थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद वो सब चीज़ें लग जाती, इसलिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, they have to be adjusted and applied accordingly। अब मैं हेडिंग में तो लिखता हूँ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और क्या नाम है, यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेबिलिटी है भी, बट थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के बाद। डन। चलो सर, अब आते हैं सर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं बेटा, कहाँ गया? हाँ, डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है, मतलब कि मैनेजमेंट का दूसरा नाम प्रोफेशन ही है? तो सर इसके आंसर में नहीं सर, मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नो। पूछते हैं क्यों, मैं बोलता हूँ ये देखो सर, मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, द रीजन गो फॉलोस। इस वजहों से, मैंने कहा वजह बताओ, तो पहली वजह वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज़रूरी है, और उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, और सर्विस मोटिव है। लेकिन पता है यहाँ पे जो मैंने 5 बातें बताई ना, इन 5 बातों में से ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट 5 बातें फॉलो करे।
वो कुछ बातें फॉलो नहीं भी करता है। तो इसीलिए फुल फ्लेज प्रोफेशन कैसे हुआ, जैसे कि आमतौर पे पहले देखते हैं सर, बोला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि आपको इसको करने के लिए कहीं ना कहीं से नॉलेज लेके आनी पड़ती है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि सारे मैनेजर नॉलेजेबल हो? आप अडानी को देखो सर, अडानी कितने बढ़िया मैनेजर है, कितना बढ़िया मैनेजमेंट रन करते हैं, लेकिन वो 10th पास है ना, डन। तो यहाँ पे देखो all profession are based on a well defined body of knowledge that can be acquired through teaching learning process. This feature of a profession is possessed by management as well. This is a vast knowledge available on the management in the form of definition, concept, theories and principle etc. तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको लेना ही है। अगला restricted entry, all professional have restriction or the entry of its practitioner. अब ये कहते हैं कि सर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट डिग्री वगैरह लेके आएगा, सीख के आएगा, इंस्ट्रक्शंस लेके आएगा, वही कर सकता है। लेकिन सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी, मैंने बोला ना कि अडानी साहब कर रहे हैं ना, दे हैव टू एक्वायर स्पेसिफिक डिग्री टू बी द प्रोफेशनल, जैसे कि LLB, लॉयर, MBBS फॉर द डॉक्टर, बट अ मैनेजर कैन बी MBA क्वालिफाइड और नॉट। अब बोला अगर आपको कोर्ट में ना केस लड़ना है तो आपका लॉयर होना ज़रूरी है, अगर आपको किसी का इलाज करना है तो आपका डॉक्टर होना ज़रूरी है, लेकिन एक कंपनी को रन करने के लिए मैनेजमेंट का या मैनेजर का AIMA से सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अगला प्रोफेशनल एसोसिएशन सर, all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certification of practice and formulate the code of conduct. एग्जाम्पल के लिए all lawyers have to be a member of the bar council to practice law. जितने भी लॉयर्स हैं सबका बार काउंसिल में जाके डिग्री लेना या फिर वहाँ से सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल मैनेजर टू बी ए मेंबर ऑफ AIMA, आपका ज़रूरी थोड़ी है सर। अगला ethical code of conduct, all professions are bound by an ethical code of conduct which guides the behavior of its members. जैसे आपने यूजुअली लॉयर्स को ब्लैक कोट में देखा होगा, डॉक्टर्स को व्हाइट कोट में देखा होगा, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपको फॉलो करना। तो यहाँ पे लिखा बट इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल मैनेजर, कि आपको AIMA का मेंबर होना ज़रूरी है, वहाँ से उनके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं सर। लास्ट है सर्विस मोटिव, जैसे ऑल बेसिक मोटिव्स टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट, अ लॉयर गेट जस्टिस फॉर देयर क्लाइंट, doctor treat their patient, all managers also work in the manner where thereby they show their effectiveness efficiency in the form of good quality and good provide to the customer at a reasonable price. तो मैनेजर ऐसा अज्यूम किया जाता है, करते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कुछ मैनेजर अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात लिखनी नहीं है, ठीक, डन। अगला A successful enterprise has to achieve its goal effectively and efficiently. पहले बताओ इसका आंसर यस है कि नो है? क्योंकि सर एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज वही है जो अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करता है। ठीक बात है, मैं तो इसका आंसर में लिखूंगा यस, अ बिग यस। क्यों? देखो सर, अ सक्सेसफुल इंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। रीजन, thus management has to see that tasks are completed and goals are achieved within the minimum resources and exact time. Management is thus getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Being effective, yeah, doing work effectively basically means finishing the given task. It is concerned with end result, it achieved or not. Efficiency means doing the work correctly and with the minimum cost. मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करी, आपको ये आना भी चाहिए। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आप पहला चैप्टर रट रहे हो तो आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बहुत रटे हुए होने चाहिए, जगह जगह जाके चिपकाना है उसको। If by using less resource more benefit are derived then efficiency has increased, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। If using less resource, कम ही रिसोर्स करके, मतलब जिसके लिए पहले 3 घंटे लगते थे अब 2 घंटे में हो रहा है और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। आपकी भी तो टाइम के साथ इंक्रीज हुई है। आप याद करो ना कि आप 6th क्लास में कितना पढ़ते थे, 1st क्लास में कितना पढ़ते थे। आप ऐसे देखो कि जब तक आपको प्रसन्नजीत पी आनंद अकेडमी नहीं मिला था तब तक आप इतने सीरियस थे ही नहीं। तो इसका मतलब कई बार कुछ लोगों के मिल जाने की वजह से भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे आपकी एफिशिएंसी अभी बहुत बड़ी भी फील कर दोगे, है ना, वेरी गुड। इट इज थस एसेंशियल फॉर any organization to focus on efficiency as well as on effectiveness. It is not only important to complete the work correctly but equally important to complete it with minimum cost. अभी आपने ऊपर देखा था आशिका और लक्षिता का बेटा कि जरूरी नहीं है कि टास्क कम पैसे में कंप्लीट करो, टाइम पे भी कंप्लीट करना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है टाइम पे ही कंप्लीट करो, आपको कोशिश करना है कि दूसरे से बेटर होने के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कम कॉस्ट पे भी करना है, हाँ, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखनी है बेटा। In the same manner, it is not only important to reduce cost, but equally important to complete the work correctly. Done? चलो सर नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटररिलेटेड फंक्शन। अरे सर आप देखा होगा ये ना मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस या फंक्शन में लिखा होता है।
अब उन्होंने उसका एक पॉइंट निकाल के यहाँ पे डाल दिया, कहते कमेंट करो, बताओ कमेंट में, तो आप एक्सपर्ट हो, आओ। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शन। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ देम परफॉर्म्ड टू गाइड एंड डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ अदर। एक काम के बाद एक काम होने की वजह से दूसरा होगा, दूसरे की वजह से तीसरा, और तीसरे की वजह से चौथा। आपको पता है मैनेजमेंट के काम कितने? 5 है सर। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आपको यहाँ पे वही एक्सप्लेन करना है पांचों का पांचों। आओ सर देखो, सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सर मैंने याद कर लिया पॉस डीसी। डन। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन करना है, इससे पता चल जाएगा इंटर रिलेटेड है। जैसे कि प्लानिंग, इट इज द प्राइमरी फंक्शन विच रन्स थ्रू ऑल अदर फंक्शन। बाकी सारे फंक्शन तभी होंगे जब प्लानिंग होगी। इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। डन है सर। प्लानिंग तो बड़ा सिंपल हो गया। इसका मतलब प्लानिंग एडवांस में प्लान करना, अभी कहाँ है, कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। ऑर्गेनाइजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द फॉर्मल रिलेशनशिप among people and resources to accomplish the desired goal. It involve, पहला 1 2 3 4 हेडिंग है, हेडिंग एज इट इज याद कर लेने। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले काम पहचानो और काम को बांटो। डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। थर्ड, असाइनिंग ड्यूटी, तो उस डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को हेड बना के उनको उनकी ड्यूटी समझा दो। बाद में इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं इस बात का पता कैसे चलेगा? उनको बोलो कि भैया शाम को इसको आके रिपोर्ट कर देना। ठीक, तो मैंने ऑर्गेनाइजिंग भी देखा। अब देखते हैं सर स्टाफिंग का मतलब क्या है सर। Organization's goal can be achieved only through human effort. It is the duty of management to make the best possible use of resources. Thus, placing the right person on the right job is very important. Staffing helps management to motivate, select and place the right person on the right job. Done sir, मुझे याद हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग बड़ा सिंपल है, कैलिबर वाले आदमी को, कैपेबल आदमी को, वो आदमी जो आपके लिए फिट हो, उसी को चुन के लाना और उससे काम कराना, बस इतनी सिंपल बात है सर। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग। अब आप इसको याद कर लेना बेटा, मैं पहले भी बोल चुका, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। दिस रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट इनकरेज एम्प्लॉइज टू डू देयर बेस्ट। डायरेक्टिंग कंप्राइज ऑफ 4 एलिमेंट, कौन कौन सा? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ये याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझो, मैं तो अभी रिजर्व करके चल रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे इन सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं, लेकिन ये जो हेडिंग्स है ना अभी यहाँ पे आ रही है, जिसको डेफिनेशन की तरह हम पढ़ रहे हैं, ये याद भी होना चाहिए। जैसे कि कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व क्या क्या? 1 2 3 4, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। पहले पता करो कि जो काम आप अपने एम्प्लॉइज से कराना चाहते हो वो काम कितनी देर में होता है, पता चल जाए, स्टैंडर्ड सेट हो गया। मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस, अब आप देखो कि आपके एम्प्लॉय ने वो वाला काम कितनी देर में किया। तीसरा, कंपेयर दिस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। अब देखो कि आपने स्टैंडर्ड रखा था 1 घंटे का, आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको आधे घंटे में, इसका मतलब आपका स्टाफ अच्छा है। या आपका स्टाफ कर रहा है 1.5 घंटे में, नालायक स्टाफ है। एक करेक्टिव एक्शन, अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप में करेक्टिव एक्शंस लो कि आगे क्या करना है। डन। चलो सर, अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ कंपनी वांट टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल। ओहो, कंपनी के प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है, उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यू कैन इमेजिन एनी प्रोडक्ट अबाउट विच यू आर सिमिलर। अब आप अपने मन में कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोचने का मतलब कुछ भी सोच लो जो आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में जाके वो प्रोडक्ट बना सकते हो। What decision या steps should each level of management take to give effect to this decision? अब बोला, मान लेते हैं कि आप कंपनी हो और कंपनी में आपने डिसाइड किया कि आप अपने प्रोडक्ट की गिरती हुई परफॉर्मेंस से परेशान हो, इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट में क्या नाम है मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। तो आपने तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला कि हमें ऐसा करना है। अब देखो कि तीनों लेवल के मैनेजमेंट कौन कौन सा डिसीजन अपने अपने पार्ट पे लेते हैं। आओ सर, सबसे पहले देखते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कौन सा है वो? पहला, टॉप लेवल मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका पहला काम हो गया कि सर ये कोऑर्डिनेशन लगाएंगे। दूसरा, टॉप लेवल मैनेजमेंट विल इंश्योर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये दूसरे में ये इंश्योर करेंगे कि सबका कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच। तीसरा,
top level management will continuously observe the proper functioning of their policies so that if any problem is found could be solved. इसका मतलब तीसरे काम में ये लोग क्या करने वाले हैं सर, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो टॉप लेवल के मैंने 3 काम बता दिए कि अब जो ये अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए पॉलिसी लिखने वाले हैं उसमें ये 3 काम करने वाले हैं. पहला क्या, कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन सबका लगे, और तीसरा कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करेंगे. आगे मिडिल लेवल क्या करने वाला है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब ये क्या करने वाले हैं सर, ये अचीव करेगा ऑब्जेक्टिव जो टॉप ने बनाया है, जो टॉप ने बोला मैं उसी को करूंगा. अगला, इट शुड इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब क्या बोला सर, प्रॉपर फंक्शनिंग. पहले तो बोला कि हम उसको अचीव करेंगे और प्रॉपरली करेंगे दूसरे में. थर्ड, इट विल ट्राई टू एस्टेब्लिश प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. अच्छा सर, कोऑर्डिनेशन तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता है, बोला था ना, ऑल परवेसिव. तो जो टॉप ने बोला था वो ये भी करने वाला है. लेकिन सर अब देखते हैं सर जो बिलो है वो क्या करने वाला है, लोअर में. इट विल ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे. अभी मुझे समझ में आया, ये जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है ना, बहुत हद तक रिलेटेड किससे है सर, ये रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव सेट बाय मिडिल का लोअर लेवल से, कि इनको करना है सर. अगला, इट विल ट्राई टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये भी कोऑर्डिनेशन लगाएंगे. इट विल ट्राई टू मेंटेन क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड विल इंश्योर क्वालिटी आउटपुट. तो सर मेन काम तो इन्हीं का, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन्हीं के हाथों से बन के निकलेगा. टॉप वाले ने पॉलिसी बनाई कि हमें ये बनाना है, मिडल वाले ने इन लोगों को अपॉइंट किया कि आपको बनाना है. इनका काम है कि इंश्योर करना कि प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का बने जिसका क्वालिटी का हमें बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा. अ फर्म प्लान इन एडवांस एंड हैज अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ एंड कंट्रोल सिस्टम. पहले इतना समझ लो, आपको समझ में नहीं आया. लिखा है एक फर्म प्लान करी एडवांस में एंड हैज अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. उनके पास अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी अच्छा है. विद एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ, जो कि अच्छा स्टाफ है, एफिशिएंट भी है, एंड कंट्रोल सिस्टम. बट ऑन सेवरल ओकेजन इट फाइंड दैट प्लान आर नॉट बीइंग अडेयर्ड टू. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि अच्छे लोग होने के बावजूद भी मेरे प्लान अचीव नहीं होते हैं. इट लीड टू कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. और जिस वजह से कई बार डुप्लीकेशन हो जाता है या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है. आप एडवाइस करो रेमेडी के, आपके हिसाब से क्या, अच्छा स्टाफ है, अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी कभी डुप्लीकेशन कर देते हैं, क्यों सर? देखो क्या कमी है. द एस्पेक्ट दैट इज मिसिंग इन द फर्म इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द ट्रू फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है सर, इसके आंसर में भी कोऑर्डिनेशन आएगा. डन. देखो, इट बिगिंस राइट फ्रॉम स्टेज ऑफ प्लानिंग where we goal and achieve are set for the organization till controlling to realize the achievement of desired goal. क्या बोला, it begins right from the stage of planning. coordination planning से शुरू हो जाती है. where we goals achieve are set for the organization till controlling, जो कि लास्ट तक जाती है. इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड एंड प्रॉपर डायरेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड. आपने ना ये डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन में भी देखा था कि सर आपको क्या करना है, कन्फ्लिक्ट को खत्म करना है और प्रॉपर डायरेक्शन रखनी है. लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज द मेन रिक्वायरमेंट टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड द डुप्लीकेशन. और कोऑर्डिनेशन ही मेन है किसी भी कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए. बताओ सर कैसा लगा आपको? आपने पहला चैप्टर फुल कॉन्फिडेंस के साथ देख लिया. इतने ही क्वेश्चन है इस बार आपके सिलेबस में. ठीक, चलो सर, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको कंप्लीट करके अब नेक्स्ट वीडियो पे जाओगे. और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप बैक टू बैक देख लोगे सब तो इसमें आपका ही बेनिफिट है. ठीक है, चलो सर, अगर आप कैसा लग रहा है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, वैसे तो मुझे आदत नहीं है बोलने की, बट फिर भी आपसे लास्ट में हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजना. ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच.